अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबका साथ सबका विकास। वेलकम। मैं तो ये कहता हूँ, किसी का साथ और सबका सत्यानाश। जब गाजी बाप का मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो मस्जिदों में नमाज अदा करता है। ईदगाह पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं चुनाव के। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानूंगा कि सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा है, मैं कहता हूँ हमारा देश का प्रधानमंत्री है। ये अमन शांति का देश है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान ना हो, सब मिलकर रहने वाले हैं। दिवाली मुसलमान भी मनाता है और ईद हिंदू भी मनाता है। ये बोल रहे हैं चौकीदार चोर नहीं है, तो जो राफेल घोटाला हुआ था उसके पेपर क्यों चुरा लिए गए? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। और जैसा कि हमारा प्रोग्राम है अगला प्रधानमंत्री कौन, हम गाजियाबाद के केला भट्टा से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए हैं हमारे साथ, और हम उनसे ये भी जानना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। और हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग गठबंधन के हैं, कुछ भाजपा के हैं और कुछ सपा से भी हैं। और हमारे साथ जो है इस समय भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या नाम है साहब आपका? जावेद खान जावेद साहब, आप ये बताएं आपको क्या दायित्व है इस समय भाजपा का? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मोर्चे में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा का दबदबा इस रहा है पिछले 10 सालों से गाजियाबाद के अंदर, तो इस बार जो है कैसा लग रहा है कि आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि इस बार सपा बसपा का गठबंधन भी हो चुका है, तो आप ये बताएं हमें कि ये आने वाला जो चुनाव है इसमें किसका ज़्यादा जोर लगता है? देखिए, जैसा कि आप लोग सब वाकिफ हैं कि सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर केंद्र में अपनी सरकार बनाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अवाम एक बात को भली भांति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। और इस पार्टी में जहां एक और बहुसंख्यक समाज का उद्धार हुआ है, वहीं साथ के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी उत्थान किया है। ये बात अलग है कि तमाम अन्य राजनीतिक दल जो कि ब्रादर विशेष की राजनीति करने में अपना भला समझते हैं, या ये कहें कि उन्होंने वोटों के ध्रुवीकरण को राजनीतिक रूप से तुष्टीकरण में बदल दिया है। मैं जब आता हूँ आपके पास, हमारे साथ यहाँ के पार्षद महोदय हैं आरिफ जी। अब साहब ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ। मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ यूथ ब्रिगेड का, और मैं यहाँ से पार्षद हूँ। तो अब ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास करा, हमें क्या सही है कि गलत है? मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है सबका साथ सबका विकास। वेलकम। मैं तो ये कहता हूँ, किसी का साथ और सबका सत्यानाश। ये देखिए, और आप ये कैसे कह रहे हैं कि किसी का साथ सबका सत्यानाश? क्योंकि ये जो भाजपा वाले हैं ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम कराने की बात करते हैं। और जो है मैं इनसे कहता हूं, जावेद खान साहब जी हमारे इलाके के ही रहने वाले हैं, ये बता दें कि कौन सा सबका साथ सबका विकास इन्होंने किया है भाजपा वालों ने। केला भट्टा के अंदर एक ईंट लगाई हो अगर किसी भाजपा के प्रतिनिधि ने, तो बता दें यहाँ से गाजियाबाद से सांसद बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, और जो है विधायक बीजेपी का, और मुख्यमंत्री बीजेपी के, और प्रधानमंत्री बीजेपी के। यहाँ पर अब से पहले 4 बच्चों की नाले में डूबकर मौत हो चुकी है। अगर एक सिंगल किसी प्रतिनिधि ने भी बीजेपी के ने अगर किसी ने भी दुख इसमें व्यक्त किया हो तो मुझे बताइए। मैं आपके पास फिर आता हूं। हाँ जी जावेद जी, कुछ कह रहे हैं हमारे पास महोदय, क्या ये सही है कि भाई इसी तरह हमारा कोई जो विकास नहीं हुआ है, जनाश हुआ है, नाले में 4 बच्चे गिरे हैं, इतनी सारी बातें उन्होंने कही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तमाम राजनीतिक दलों ने
मुस्लिम समुदाय को मात्र और मात्र उपभोग की वस्तु के अलावा कुछ नहीं जाना। मुस्लिम समाज जिसकी सन 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, आपको जानकारी होगी, जिसमें मुस्लिम समुदाय की हालात बद से बदतर और दलित समाज से भी नीचे दिखाई गई थी कांग्रेस शासनकाल में। उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। वर्तमान में आप देखें, भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोग सिलेंडर गरीब महिलाओं को दे रहे हैं, गरीब लोगों को हम लोग 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो क्या हम पे आप लोग ऐसा आरोप लगाएंगे कि 2.5 लाख रुपए जो हम लोग दे रहे हैं या हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम सिलेंडर बांट रहे हैं, तो क्या आप ये बताएंगे केवल हम लोगों ने हिंदू समाज को ही बांटा है, हमने मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया क्या? हम ये बताएं कि जो अभी इन्होंने इतनी सारी योजनाएं गिनवा दी है कि जो भाजपा दे रही है, तो आप इससे आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है, मैं अल्पसंख्यक महानगर से वाइस चेयरमैन हूँ, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं जावेद शेख जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 93 के पार्षद जी ने बोला है वो सब कुछ सही है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बटे और 2.5 लाख रुपए बटे, क्या आप लोगों तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है? हमारे तक तो कोई नहीं पहुँची। जो हमारे गरीब लोग समाज है, ओबीसी के लोग हैं। चलिए हम इंतजार लेते हैं। हाँ साहब, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम परवेज आलम, वार्ड नंबर 13 से पार्षद कचरा हो चुका हूँ। और जी जो यहाँ पे अवार्ड 2.5 लाख रुपये था, कोई भी किसी को गरीब को नहीं मिला, ना किसी को चूल्हे बांटे, किसी को नहीं बांटे यहाँ पे। और अगर कुछ दिया होगा कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ गरीब रहते नहीं है क्या? पार्षद जी ये बताओ, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की स्कीम चली है और सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत भी लोगों को दिए हैं, तो क्या वो झूठ है? मैं ये कहता हूँ, सरकार की जो योजना थी, यूजुअल योजना से भ्रष्टाचार और ज़्यादा हुआ है। इन भाजपा के लोगों ने ही उज्ज्वल योजना के नाम पर गरीब लोगों को सिलेंडर देने के नाम पर उनसे धन हटाए और फ्री में कहकर सिलेंडर दिया गया। उनके सिलेंडर देने के जब देने का नंबर आता है, उनसे हजार रुपये लिए गए। चलिए, ये आरोप लगाए हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं कि भाई जो भाजपा द्वारा सिलेंडर बांटे गए हैं तो उनमें 1000 रुपये लिए गए। क्या आप इस बारे में सहमत हैं क्या, या इन्होंने जो आरोप लगाया है सही है गलत है? नहीं, हमारे एरिया में तो किसी को दिए नहीं, बहुत गरीब लोग हैं। तो गरीब लोगों को योजना का फायदा मिला? नहीं, किसी को कोई नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ सिलेंडर भी नहीं मिले? नहीं। अच्छा, और किस तरह का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं मिला। चलिए ठीक है, तो हम जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी बताएं, जावेद जी बुला रहे हैं, जावेद जी बताएं। 6 करोड़ 43 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अच्छा। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,66,000 आवास दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियादी आरोप जो समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, यदि किसी व्यक्ति विशेष से 1000 रुपए मांगे गए थे तो क्या आपने उसकी शिकायत की? और इतने लोगों को जहां तक बात स्कीम को जो है आगे बढ़ाने की है, तो आप चूंकि स्वयं पार्षद हैं, आपका दायित्व नहीं बनता कि आप सरकार द्वारा जारी की हुई योजना को जन जन तक जाकर पहुंचाए? केवल आप जब किसी पार्टी से प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देते हैं तो आप एक बात ख्याल रखें, आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नहीं रहते, आप जो है जनता जनार्दन के हो जाते हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस जो है योजना को आगे बढ़ाएं। दूसरा, जहां तक बात लागू हो रही थी कैला भट्टा की, डीसी गर्ग साहब के वक्त में यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल को जो है मान्यता दी गई। इसके अलावा मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि कैला भट्टा क्षेत्र में ही चमड़ा पेट बाजार है, जिस पर समाजवादी पार्टी के शासन काल में अवैध रूप से जो है वाहन चालक, वाहन पार्किंग वालों ने जो कब्जा किया हुआ था। मेरा सवाल है इनसे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल आते ही क्या वो कब्जा मुक्त कराया गया या नहीं कराया गया? वो बहुत बढ़िया इन्होंने कहा कि भाई हमने जो आती सरकार के हमने उसको कब्जा मुक्त करा दिया। बताओ, अब ये फिर भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा। अब भ्रष्टाचार बढ़ रहा, तो आप बताएं आपका परिचय क्या था? मेरा नाम हैदर अली है और मैं एक सोशल वर्कर जी। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ डिबेट चल रही है, गठबंधन के भी हैं और बसपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं, मैं जावेद भाई की एक बात से सहमत हूँ कि उज्ज्वल योजना चली है
लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को चली है, गरीबों को नहीं चली। और दूसरी बात ये है, कहीं ना कहीं सरकार ने ये करा है कि विज्ञापन में पैसा फूंका है, लेकिन कभी किसी एक घर तक नहीं पहुंचा। और मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी चूक हुई है और इनकी ये नाकामयाबी है 2014 के। कोई भी यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरकार आई है कभी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसको इतिहास गवाह है कि 10 साल के लिए लिया गया है। अगर प्रधानमंत्री अच्छा होता है तो मनमोहन सिंह अगर जैसा होता है तो 2 बार होता है। लेकिन आप ये बताएगा क्या ये जो आने वाले प्रधानमंत्री जो हमारे जनरल ये यहाँ पे जो सांसद है जनरल वीके सिंह जीत रहे नहीं जीत रहे या नहीं, जनरल वीके सिंह की जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि इन 5 साल के अंदर मैंने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, कभी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी मेरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अपेक्षा की है और ना ही कोई विकास कार्य करा है। भाई देखो जावेद जी, बहुत आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि भाई जो सांसद है वो अभी तक जो है क्षेत्र में आई नहीं है, हमने उन्हें देखा नहीं है, तो ये विकास की बात, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, ये जरा आप। आयुष्मान योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। अब जहां तक देखिए बात जनरल वीके सिंह साहब की है, जनरल वीके सिंह साहब पर जब भी आप सवालिया निशान खड़ा करें तो आप 2014 के नतीजों का भी हवाला आपको यहाँ देना जरूरी है। उन्हें 9 लाख वोटों से वो जीते हैं गाजियाबाद से, और जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो उन्हें पता है कि 1,80,90,000 तक वो लोग सीमित हो गए। सपा के लोग, इनको पता है सपा और बसपा दोनों गठबंधन 2.5-3 लाख तक आते आते सीमित हो गए। सवाल ये उठता है कि जो सेना का सपूत जिसने पूरे भारतवर्ष में जनरल रहते हुए इस देश की रक्षा की, उस व्यक्ति को भारत में गाजियाबाद से सांसद बनाकर गाजियाबाद की जनता ने मोदी जी के बाद सर्वोच्च पद पे उनको लाकर सबसे ज्यादा वोटों देकर उनको जिताया। तो जीतने के बाद जनरल वीके सिंह साहब गाजियाबाद में मेट्रो को लेकर आए। इसके अलावा गाजियाबाद से हमारा स्थानीय एयरपोर्ट तैयार हो गया, धोबी घाट हमारे लिए तैयार हो गया, लाइन पार्क क्षेत्र जो अलग हटा हुआ था वो आ गया। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को नंबर 1 जिला घोषित किया गया। तो विपक्ष में रहते हुए फिर हमें देखिए इतनी सारी चीजें इन्होंने आपको गिना दी हैं और बता रहे हैं कि और जो चीजें धरातल पे बता रहे हैं कि धरातल पे कराया गया वीके सिंह जी द्वारा, तो फिर आप उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते, बताओ। पहले तो मैंने एक बात का जवाब दे दूं जो इन्होंने शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ जो चमड़ा पैठ है वो भाजपा की सरकार आने के बाद खाली हो गया। मैं बता दूं काफी सालों से नगर निगम के ऊपर भाजपा का कब्जा रहा है। इन भाजपा वालों ने ही वहां कब्जा कराया था चमड़ा पैठ पे, और हमने उसका पार्षद बनते ही हमने उसका विरोध कर उसे तुरंत खाली कराया, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो ये से ले रहे हैं चमड़ा पैठ खाली कराने का, मैं इनसे पूछता हूं कि पहले ही ठीक था वो कब्जा था, अब तो और बुरी स्थिति है कि वहां नगर निगम के टम्पू खड़े हो रहे हैं, कूड़े वाले, सामने सरकारी स्कूल है, बराबर में मस्जिद मदरसा है, ईदगाह है, अब तो और ज्यादा बुरी स्थिति है। चलिए जाने तो और भी लोग बैठे हैं, ये बताएंगे क्या, जरा बैठने पुलिस बैठे हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं, आप अपना परिचय दें, बताएं, ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि भाई जो भाजपा में जो काम कर रहे हैं वो हमारे जावेद भाई बता रहे हैं, दूसरा आरिफ भाई कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि सही है गलत क्या है, सही क्या है। गलत ये है जो कब्जा का हो रहा है, कब्जा पहले काम कब्जा का। अच्छा, पहले कोई कब्जा नहीं था, कब्जा क्या खाली होने के बाद हो जाएगा, कब्जा हो गया, और लोगों ने कब्जा कर लिया। हाँ भाई बैठे हैं, हाँ बताइए, कब्जा किया है। नाम क्या भाई साहब? आलम जी बताओ, ये तो बात चल रही है भाई उसी जगह को कब्जा करा या आयुष्मान योजना जो इन लोगों ने लागू करी है वो सारी चीजें, तो और उसमें जो है मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगला प्रधानमंत्री हमारा कौन होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ। राहुल गांधी होना चाहिए, राहुल गांधी की कोई विशेषता बताओ जिससे हम ये जनता मान ले, हम भी मान ले तो चलो ठीक है
राहुल गांधी देना चाहिए। सारे काम अच्छे कराते हैं, हाँ पता है, पर आप कुछ मुझे उठा के बताओ। राहुल गांधी जी ने भी 72,000 रुपए साल का ऐलान किया है और मोदी जी ने 15 लाख रुपए का ऐलान किया था। वो अभी कोई नहीं आए और राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते ही वो अकाउंटों में लोगों के आने चालू हो जाएंगे। देखो इन्होंने बताया कि जो 72 रुपए का जो फार्मूला है राहुल गांधी जी का सफल होने वाला है। नहीं बिल्कुल होगा सर। और दूसरा जो 15 लाख रुपए का फार्मूला है उसमें थोड़ी कोई दिक्कत आई है, उसका जवाब तो हमारे जावेद भाई देंगे। जी जावेद भाई बताएं ये फार्मूला इन्होंने लागू कर दिया कांग्रेस ने कि भाई 72,000 रुपए हम जनता को दे देंगे। ये भारत वर्तमान में 21वीं सदी में आज नई पीढ़ी जो है आई है और भारतीय पीढ़ी भली बाती से अपने भविष्य को लेकर सचेत है। वो जानती कि उसका भला किस में है। आज वर्तमान में युवाओं को रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको जीवन जीने का एक अच्छा नजरिया चाहिए, ना कि उसको एक ऐसा फॉर्मूला जिसके तहत भ्रष्टाचार बढ़े वो चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को 72,000 रुपये कदापि नहीं चाहिए। 72,000 मैं क्यों लूं? कहां से आएंगे 72,000 रुपये? ये मेरे टैक्स की कमाई है। ये जो मुझसे टैक्स लिया जाता है वो है। ये तो सीधा सीधा रूप से माननीय राहुल जी एक तरह से नई पीढ़ी को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप पैसा लीजिए और वोट दीजिए, आप दीजिए हमें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने के लिए जो है आप काम कीजिए, आप मुस्लिम समाज के लिए आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, आप अच्छे रोड्स बनाइए, आप उनको रोजगार की वादा कीजिए। 72,000 रुपए देकर सीधा सीधा आप प्रलोभन दे रहे हैं और 72,000 रुपए क्या आप अपनी संपत्ति में से देंगे? अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो 72,000 रुपए एक जनता को प्रलोभन है नहीं कि वो दिया जा सकता जाएगा। और यहाँ हमारे जो है सभा के बताएंगे सर। मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो ये भाजपा के प्रवक्ता थे वो आरएसएस का जो कदमचा लेकर आए हैं वो पढ़ रहे हैं और अपनी इतनी योजनाएं गिनवा रहे हैं वो लोग। मैं इनसे कह रहा हूँ क्या इन्होंने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी में से वो गरीब लोगों को अगर सिलेंडर दिए भी हैं तो कौन सी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के दिए हैं? जो अभी ये उस भाई की बात को जो एक्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी का मकान बेच के या अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा देंगे। और दूसरा अभी इन्होंने ये कहा था कि गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा विकास की बह गई। एक जो है भिंगन नदी का पुल पिछले 2.5 साल से टूटा हुआ है और वो अभी तक नहीं बन पाया। और हमारे गाजियाबाद में जो मेट्रो दी है, एलिवेटेड रोड दिया है और हमारे जो गाजियाबाद को खूबसूरती दी है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। देखिए अब ये कह रहे हैं कि जो एलिवेटेड रोड है और जो आपकी मेट्रो है ये सब जो है अखिलेश जी की देन है, मायावती की देन है। क्या आप देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, भैया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बात स्वीकार करी कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भाजपा वाले सिलेंडर दे रहे हैं क्या वो मतलब सरकार जनता के पैसे से नहीं दे रही। तो मैं यहाँ बात एक क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी सिलेंडर निःशुल्क नहीं दे रही। निःशुल्क का मतलब है कि ये एक सब्सिडी बेस्ड सिलेंडर होता है, इसमें आपको 500-600 रुपये जो भी उसका दाम होता है वो हमको जमा करना पड़ता है। सिलेंडर के जो चार्जेस थे वो जरूर समाप्त किए, लेकिन उसका जो है एक जो उसमें सब्सिडी है वो उसको दी जा रही है। दूसरा, अभी आपके सामने ही इन्होंने एक और मुद्दा कहा था कि नगर निगम में जो चमड़ापेट का जो मामला आया था अभी जमीनों का कि वो खाली जो हुई है वो हमारी शिकायत हुई है। मैं यहाँ पर भी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा समाजवादी पार्टी के शासन काल में भी शिकायतें की गई थी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और योगी गवर्नमेंट में आपकी शिकायतों पर सुनवाई हुई। तो मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने स्वयं चैनल पर इस बात को स्वीकार किया कि योगी सरकार में आने पर आपकी शिकायतों का निवारण हुआ। यानी भाजपा जो है शिकायतों का निवारण कर रही है और जो है जो इस समय जो है हमारे साथ जो है बताइए कांग्रेस की तरफ से है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी इन्होंने 72,000 रुपये का क्या था कि 72,000 रुपये राहुल गांधी जी अपने घर से देंगे। जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए का एक वो करा था, ऐलान करा था, वो मोदी जी कौन से अपने घर से ला के देते? तो मतलब ये है कि जो 72,000 रुपये आप और वो किसी सभी जनता को नहीं दिए जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो 72,000 रुपये का ऐलान उन लोगों को क्या दिया है। जैसे जावेद सेठ जी ने ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए, जावेद सेठ जी जैसे लोगों के लिए वो 72,000 रुपये नहीं है, वो गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारे साथ नेता जी जरा आप आए आप जाकर है जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अली जी किस
पार्टी को, किस उसको बिलोंग करते हैं? मैं फिलहाल किसी पार्टी को किस एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आप ये बताइए कि जो अगला प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो सब समाज की बात करे, जो जातिवाद की बात ना करे, जो केवल विकास की बात करे, वो कैला भट्टा गाजियाबाद की बात करे, वो दिल्ली की बात करे, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात ना करे। तो आप यानी कि अब आपके हिसाब से 4-5 हैं देश में, तो उनमें मोदी जी हैं और आपके राहुल गांधी हैं, आपकी मायावती, अखिलेश हैं, इन सब में आपको किन्हें क्या प्रपोज? देखिए सर, यहाँ तो यूपी के 3 लोगों का नाम लिया है आपने, तो राहुल गांधी जी का नाम लिया है। देश की आज़ादी से 70 साल तक देश की भागदौड़ कांग्रेस के हाथ में रही और सबसे ज्यादा शोषण मुसलमान का किया। कांग्रेस ने करा? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोषण किया। अच्छा। और हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर, बीजेपी का डर दिखाकर सपा बसपा के लोगों ने हमारी वोटों को सिर्फ लूटने का काम किया है। विकास का काम कोई नहीं करता, सब लूटने का काम करते हैं। जब हमारे यहाँ मौत हो जाती है तो उसकी कब्र खोदने जाते हैं, 10-10 मुर्दों की हड्डियाँ पहले निकलती हैं। जब गाजियाबाद का मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो मस्जिदों में नमाज अदा करता है। ईदगाह कब्रिस्तान की हम लोग बात करते हैं, चुनाव के टाइम पर हमें आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सब लोगों ने केवल आश्वासन दिया है। ये सिर्फ वोट लेने आते हैं और एक तस्वीर खाने आते हैं। साहब फिर भी तो वोट तो आपको चुनना तो जरूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वोट आपको देना है। तो फिर हमें एक ये तो होगा टारगेट पर भाई ये आदमी हमें फायदा पहुंचा सकता है, भविष्य में फायदा इससे हो सकता है सरकार को, जनता को, तो उससे ऐसा तो कोई हमें चुनना ही पड़ेगा सर। उसका आपकी प्रायोरिटी किसके लिए है? मेरा तो ये कहना है, गाजियाबाद के मुसलमानों को, दलितों को अपनी वोट का अधिकार इन नेताओं को बता देना चाहिए। क्योंकि आज तक जिस नेता को हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते आए हैं, वो नेता बनने के बाद, वोट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बैठ जाता है। पिछली बार यहाँ से सुदन रावत जी लड़े थे और बहुत सारे नेता लड़े थे। तो जितने नेता ये लड़ते हैं, सब नेता बनने के बाद, वोट लेने के बाद मुसलमानों की, दलितों की और भारतीय जनता पार्टी की वोट में जाकर बैठ जाते और मुसलमानों को केवल बेवकूफ़ बनाते। इसलिए मैं मुसलमान लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब नोटा का प्रयोग करें, ताकि इनको पता लगे कि इनको कौन वोट देता। इनका समाज वोट नहीं देता, हमारे समाज की वोटों पर ये लोग राजनीति करते हैं और हमारे बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा। सैफी जी का कहना है कि कोई सी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं देना चाहिए और नोटा का जो प्रयोग है उसे अमल कर लेना चाहिए। जनता को जो है इस बार सरकार को सबक सिखा देना चाहिए, लेकिन नोटा का प्रयोग करने से भी कोई ना कोई एक पार्टी जरूर जीतेगी। फिर भी हम जाएंगे। देखिए, नेताजी ने जो भी बात रखी वो सीधे तौर पर कह नहीं पाए। आपने कहा कि जो पार्टी को वोट उस पार्टी को देंगे जो बांग्लादेश की बात न करे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी देश की बात नहीं करती। राष्ट्र प्रेम हमारे लिए सर्वप्रथम है, सबसे पहले है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानूंगा कि सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा है, मैं कहता हूं कि यदि मेरी पार्टी धर्मवाद की, बरादरवाद की बात करे तो निश्चित रूप से आप हमें बिल्कुल वोट ना दें। लेकिन यदि हम लोग सबका साथ और सबके विकास की बात करें तो वोट दें। और साथ ही ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आदरणीय इंदिरा जी के समय एक नारा चला, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। उनके बाद आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी के समय में एक नारा चला, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। उसके बाद उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी तक वही नारा चल रहा, गरीबी हटाओ। लेकिन इन लोगों ने गरीबी नहीं हटाई, बल्कि खुद अपनी जेबें भर के करोड़ों और अरबपति बन गए देश में। जी, लेकिन उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। अब बताओ, चलो वो चोर है, ये चोर है। बिल्कुल सही, चौकीदार चोर है। क्यों चोर है? चौकीदार 2G नहीं होने देना चाहता, चौकीदार 3G होने नहीं देना चाहता, चौकीदार कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले नहीं होने देना चाहता। स्वयं कांग्रेस के शासनकाल में NRHM घोटाला हुआ, 3-4 डिप्टी CMO जेल में पाए गए मृत। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस देश में कहेगा कि मेरा कुछ नहीं है, मैं ना कुछ खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं ना कुछ पीऊंगा ना पीने दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो सभी लोग जो है लाठी लगाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं चौकीदार चोर नहीं है, तो जो राफेल घोटाला हुआ था उसके पेपर क्यों चुरा लिए गए? अच्छा, उनके पेपर क्यों चुरा लिए गए? उन्हें कई वो है जो उन्होंने उनके तहत ही चुरे गए हैं वो पेपर, यानी पेपर जो है ऑफिस से चुरा लिए गए हैं उनके बाद। चलिए ठीक है, हाँ जी हैदर अली आप बताएं। मेरा कहना सिर्फ ये है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा सपा हो और चाहे बीजेपी हो,
कि बीजेपी की सरकार अभी कुछ सालों से ही आई है। इससे पहले ये तो हकीकत बात है, जाकिर सेठी ने जैसा कहा कि उत्पीड़न तो हमारा कांग्रेस ने भी किया है। अब मुस्लिम समाज को बहुत आगे पहुंच सकती थी मुस्लिम समाज, जिन्होंने अनदेखी करी है, लेकिन इतनी अनदेखी 70 साल में नहीं हुई, इतनी इन सालों में हो गई बीजेपी के राज में, क्योंकि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं भेदभाव करा है। वो ठीक है, बीजेपी के नेता हमारे, हम ये नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी जी खराब है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, उनके जितने भी ऊंचे लेवल पे जितने भी अधिकारी हैं सारे अच्छे हैं पदाधिकारी। आप नरेंद्र मोदी को अच्छा मानते हैं? नहीं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन कैसे कि पर्सनली जानते हैं? मैं बताता हूँ आपको। एक बात है, क्योंकि जब हमने पहलू खान को मारा गया था तो हमने धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, तो उस टाइम पर भी हमने यही आस थी हमारे अंदर कि काश गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें और ये मारकाट रुक जाए, लेकिन वो मारकाट रुकी नहीं बल्कि और बढ़ गई। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही जैसे कि पुलवामा में हमला हुआ है, मोदी जी सीना ठोक कर ये कह रहे थे कि भाई हमने बदला ले लिया है, जबकि ये बाद में उजागर हुआ है कि ये गलत था, इसका कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमला जो था क्या था, साजिश थी? ये साजिश थी, ये साजिश बता रहे हैं। बताइए सर, आप बताइए। हाँ जी, पुलवामा हमले के बारे में बताओ। ये इसमें शक की सुनी इसलिए जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार, जब ही आतंकवादी क्यों सक्रिय होते हैं, इससे ये प्रतीक होता है कि इनकी जो सांठगांठ है इन आतंकवादियों से है। जब संसद पे हमला होता है वहाँ एक भी सांसद नहीं मारा जाता, आतंकवादी ऑन द स्पॉट मार दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें सपोर्ट करने वाले, उन्हें बिरयानी खिलाने वाले, उन्हें चाय पिलाने वाले, उन्हें पनाह देने वालों को सबको सजा दे दी जाती है। लेकिन जब आम आदमी पे हमला होता है, देश की सेना पे हमला होता है, देश का आम नागरिक मरता है, तो उसके खिलाफ कोई बदला नहीं लिया जाता। ये कोई नेताओं में दम है, कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई देशभक्त है, तो मैं कहना चाहता हूँ सेना के साथ जाकर, चाहे प्रधानमंत्री पद के माया जी दावेदार हों, चाहे अखिलेश जी दावेदार हों, चाहे राहुल जी दावेदार हों, चाहे मोदी जी दावेदार हों, देश की सेना के साथ एक तरफ सीमा पे जाकर 10 घंटे लड़के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। क्या कहना है? मेरा कहना कि अगर जो वास्तव में देश का भला चाहता है वो सरहद पर जाए और अपनी कुर्बानी दे या देश के लिए लड़े, तो बताइए, आपके ये आरोप लगा है कि पहली बार रक्षा का बजट 3 करोड़ रुपए किया जाए। लोग विपक्ष परेशान हैं क्योंकि आज जम्मू जैसे स्टेट में पत्थरबाज गायब है, नोटबंदी के बाद आतंकवादी गायब है, मार्क्स जो माओवादी हैं वो गायब है। वर्तमान में देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने समृद्ध होने की दूर दूर तक कीर्तियां जो है आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी के अंतर्गत जो है पूरे देश में लागू, पूरे देश में अमन और चैन सुकून का माहौल है। लोग परेशान हैं कि जब पाकिस्तान से इस देश पर आंखें उठाने की स्थिति बनी और देश ने मुंहतोड़ जवाब एयर स्ट्राइक करके दिया, तो 24 घंटे में हमारे शूरवीर सैनिक अभिनंदन जी वापस आ गए। ये हमारे लिए सर्वोच्च जीत का एक इतिहास है और ये ऐतिहासिक क्षण जिसको पूरे भारतवर्ष ने सेलिब्रेट किया, ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युग पुरुष इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आपने इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाके दिखाया कि आज पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत पे नजर उठाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी कंट्री भारत से दूर दूर तक, वहां के प्रधानमंत्री को अपनी लोकसभा में संसद में कहना पड़ा कि हम अभिनंदन जी को छोड़ रहे हैं क्योंकि भारत का रक्षा विभाग सतर्क हो गया था और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। तो मुझे गर्व है आज मेरा देश तरक्की कर रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस देश में जहां तक बात अमन और चैन सुकून की है, तो आप देखें 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्वयं बात करूं 17 से पहले, तो गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के थाने और चौकियां गिरवी रखी हुई थी, यहां दलाली चला करती थी। आप देखें माननीय मोदी जी के सरकार से पहले हर तीसरी गाड़ी पे हूटर लगे हुए होते थे, लाल बत्ती जलती होती थी। आपने वीआईपी कल्चर इस देश से समाप्त किया।
आपने जिस एक कागज को लेकर हम लोग वेरिफिकेशन कराने के लिए दर दर ठोकरे खाते थे, ऑफिसर्स के पास जाते थे, फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर्स को कहते थे साहब हमारे कागजों पर साइन कर दें, आपने सेल्फ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करके इस देश में वीआईपी कल्चर को समाप्त करके एक आम आदमी को यह मैसेज दिया, सबका साथ सबका विकास। देखिए इन्होंने कहा है कि भाई हमने इतना सारा काम कर दिया फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या ये जो हमारे साहब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, तो सब बहुत गलत है, सब अभिनंदन जी वापस आए नहीं आए 24 घंटे में? अभिनंदन जी वापस आए क्या 22 मिनट में 300 आदमी मार कर आगे एक आध का कोई बोल दे रहा हूँ ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई 22 मिनट में क्या इतने सारा मेरे देश में बड़े शर्म की बात है, जिस घटना का जिक्र पाकिस्तानी संसद में हुआ, जिस घटना के बाद में उन लोगों ने मेरे देश के वीर सपूत को वापस 24 घंटे में दिया, अगर मेरे देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री पे यहाँ की आवाम को इतना भरोसा नहीं, एयर स्ट्राइक के सबूत अगर आपको मांगने हैं तो आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाके देखें, जहां अमेरिका जैसा देश भारत के साथ खड़ा हुआ है कि भारत में क्या स्थिति बनी है। आपको एयर स्ट्राइक का जवाब चाहिए। आज भारत में जिस दिन अभिनंदन जी वापस आए, उन्होंने अपने मुंह से अपनी आप बीती बताई, और माफ कीजिएगा यदि देश के शूरवीरों पे, इस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों पे हम लोग संदेह करते हैं तो कहीं। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।